इंडिया पर। नमस्कार, पेश आज का न्यूज पॉइंट में विज्ञान प्रकाश। दो तीन बातें शुरुआत में। पिछले 2 दिनों से लगातार हम इकोनॉमिक कंडीशन जो है, हमारे देश की आर्थिक हालात जो है, उसके अलग अलग पहलुओं पर चर्चा कर रहे हैं। पहले दिन हमने बात की इंपोर्ट्स की, कि इंपोर्ट की जो सिचुएशन है, इंपोर्ट की जो परिस्थिति है, उस पर इस इकोनॉमी का क्या असर हो रहा है, और वो मूलतः इस बात से जुड़ी हुई है कि रुपया नीचे जा रहा है और डॉलर ऊपर जा रहा है, इसलिए इंपोर्ट्स की हालत बहुत खराब है। कल हमने सॉल्यूशंस की तरफ देखने की कोशिश की कि अगर रुपए की ये स्थिति है तो हम वाकई एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन से और एक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन से कर क्या सकते हैं इस रुपए की इस गिरावट को रोकने के लिए। इस पर हमने कल बात की। आज हम जो बात करेंगे वो एक ऐसा बयान है जो आपने अक्सर सुना होगा। कई बार आपने प्राइम मिनिस्टर से लेकर फाइनेंस मिनिस्टर तक और हर व्यक्ति को, हर एनालिस्ट को जो आज की आर्थिक स्थिति को एनालाइज करते हैं, उनको कहते सुना होगा कि ये सब बहुत कुछ इस वजह से हो रहा है जो कि इंटरनेशनल सिचुएशन है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति है, उसकी वजह से हमको इस दौर से गुजरना पड़ रहा है, उसकी वजह से हमारा रुपया कमजोर हो रहा है। अब सबसे पहले मैं शुरू करूंगा इस बात से कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति है, जिसमें अमेरिका एक बहुत इंपॉर्टेंट ना सिर्फ प्लेयर है, बहुत अहमियत रखने वाला एक हिस्सा है। हम सबसे पहले उसकी तरफ नजर डालते हैं। अमेरिका की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है, उसमें काफी इंप्रूवमेंट आया है और उसकी वजह से डॉलर जो है वो मजबूत हुआ है। ये बहुत सारे लोगों का मानना है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अमेरिका में तेजी देखते हुए निवेशकों का दूसरे देशों से पैसा निकालना शुरू हो गया है, यानी कि फर्स्ट प्रेफर्ड कंट्री अगर उनके लिए अमेरिका है, पहला मुल्क जिसमें वो अपने पैसे का निवेश करना चाहते हैं, अगर वो अमेरिका है तो वहां जा रहे हैं और बाकी देशों से अपने पैसे को निकाल रहे हैं, जिसमें खास तौर से वो देश हैं जिसे हम विकासशील देश कहते हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। तीसरी बात, दूसरे देशों की करेंसी में गिरावट आई है। यह फैक्ट है, यह हकीकत है कि भारत के साथ साथ कई और ऐसे देश हैं जिनके डिटेल्स मैं आपको इस प्रोग्राम में आगे बताऊंगा, जहां की करेंसीज में गिरावट आई है, वो हिंदुस्तान के रुपए की तरह गिरा है। निवेशकों ने निवेश बढ़ाया तो स्वाभाविक है इसका सबसे बड़ा और सीधा असर हुआ डॉलर के स्ट्रांग होने में। मैं आपको एक बड़ी छोटी सी बात यहां पर एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि जो कांग्रेशनल बजट ऑफिस है अमेरिका का, उसके हिसाब से उनका जो 642 बिलियन का जो डेफिसिट है, यानी कि कमी है, जो कि 2009 में बढ़कर 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स हो चुकी थी, वो अब सिर्फ वहां की जीडीपी का 4% रह गई। मैं उसको और थोड़ा सा सरलता से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा ताकि आप ये ना सोचे कि पता नहीं कौन से बड़े बड़े आंकड़े आपके सामने रख रहा हूं। और आगे का प्रोजेक्शन ये है कि वो घटकर 2% जो अमेरिका की जीडीपी है वो रह जाएगा, उनका डेफिसिट यानी कि उनकी कमी, जो कि 2009 में काफी ऊपर चली गई थी। अब वापस आते हैं सीरिया के पॉइंट पर। सीरिया पर अमेरिकी हमले की खबर से तेल कंपनियों में उछाल आया है। ये सब कुछ क्रूड ऑयल से लिंक्ड मसला है, ये भी आपको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया जा चुका है, समझाया जा चुका है। तो एक और पॉइंट, अगर हमला होता है तो तेल के साथ सोने की कीमतें भी बढ़ेंगी, इसको भी एंटिसिपेट किया जा रहा है और इस वजह से बाजार में हलचल रही है और इस वजह से रुपए की फर्दर गिरावट हुए, रुपया और भी गिरा है। भारत का क्रेडिट आउटलुक जो है वो अभी भी नेगेटिव है, यानी कि नकारात्मक है, और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है। साथ में क्योंकि क्रेडिट आउटलुक
नेगेटिव होने से निवेश पर असर होता है। बहुत सारे लोग ये बात अब कहने लगे हैं कि हिंदुस्तान की जो कहानी पूरी दुनिया सोच रहा था कि बहुत तरक्कीशुदा है, उस तरक्कीशुदा कहानी में डेंट आया है, उसमें चोट पड़ी है। रुपया कमजोर होने से आयात महंगा हुआ है, ये सबसे लाजमी, सरल और स्वाभाविक बात है। ये कुछ इंटरनेशनल पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, लेकिन कुछ पॉइंट्स और मैं आपके सामने रखना हूं कि अमेरिका ने अपनी हालात को कैसे सुधारा। जो एक पॉइंट मैं आपके पास सामने पहले रख रहा था वो ये कि इस साल अमेरिकी बजटीय घाटा जीडीपी का सिर्फ 4% होगा, और जो ये प्रोजेक्शन दे रहे हैं अमेरिका वाले, उसके हिसाब से ये 2% रह जाने की वो उम्मीद करते हैं। ये उनकी उम्मीद है। 2009 में बुश के कार्यकाल के समय ये घाटा तकरीबन 10% था, यानी कि आज आधे से 1% कम रह गया है। ये फर्क पड़ा है लोगों के, इन्वेस्टर्स के वापस वहां जाने से। ओबामा कार्यकाल में छोटे निवेशकों को भी, जो स्मॉल स्केल इन्वेस्टर्स हैं, उनको भी 24% का फायदा हुआ है, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता वहां की इकोनॉमी जो है बेहतर हालत में आई है। रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाली चीजों में उछाल आया है वहां पर, जिसमें कहा ये सब कुछ एक मार्केट का रिएक्शन होता है। कीमतों का उछाल का मतलब था अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत, और वो भी बहुत बुरे इकोनॉमिक दौर से गुजर चुके हैं, आर्थिक मंदी के दौर से गुजर चुके हैं। देश में रोजगार बढ़ने से डॉलर का इनफ्लो बढ़ा है, और ये भी एक बड़ा कारण होता है जिसकी वजह से डॉलर मजबूत होता नजर आ रहा है। अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत से, जैसे मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, डॉलर जो है वहां पर मजबूत हुआ है। डॉलर मजबूत होने से दूसरे देशों की करेंसी गिरी है, यह भी हकीकत है, क्योंकि कई सारे ऐसे देश हैं जिसमें भारत यानी कि हम शामिल है, जहां की करेंसी की गिरावट आई। अब आपको मैं आज अपने पैनल से मिलाता हूं। आज जैसे मैंने आपको बताया, हम फोकस इस बात पर कर रहे हैं कि जो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट है, जो दुनिया भर का माहौल है, उसका हमारी आर्थिक परिस्थिति से सीधा कितना रिश्ता है, ए और बी। अगर ये स्थिति ऐसी है तो हम उससे बाहर कैसे आ सकते हैं। मेरे साथ प्रोफेसर अरुण कुमार साहब मौजूद है, पहले भी मेरे साथ रह चुके इस प्रोग्राम में, जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। मेरे साथ अशोक दासगुप्ता मौजूद है, जो कि डेप्यूटी एडिटर है हिंदू के। आर एस शर्मा साहब मौजूद है, जो कि फॉर्मर चेयरमैन है ओएनजीसी के। हर्ष रुंगटा मौजूद है, जो कि सीईओ है अपना पैसा.com के। और प्रकाश दीवान साहब मौजूद हैं, जो कि डायरेक्टर हैं अल्टामाउंट कैपिटल मैनेजमेंट के। प्रोफेसर अरुण कुमार, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये बहुत दिनों से, और मैं चाहता था कि मेरे व्यूअर्स जितनी मैं सरलता से कोशिश कर सकता हूं उनको समझ में आए, उनको एक्सप्लेन हो जाए ये पॉइंट, कि बार बार ये कहा जा रहा है कि हमारी इकोनॉमी की खस्ता हालत होने का एक बड़ा कारण है अंतरराष्ट्रीय माहौल में तब्दीली, लेकिन एक दूसरा बड़ा कारण जो अब नजर आ रहा है वो ये कि अमेरिका की स्थिति में आपसे कहीं बेहतर सुधार हो चुका है। नहीं, देखिए, दो चीजें हैं। एक तो ये कि हमारी अंदर की जो स्थिति है वो बिगड़ रही है। हाँ। पिछले 8 क्वार्टर से रेट ऑफ ग्रोथ गिर रहा है, इंडस्ट्रियल रेट ऑफ ग्रोथ गिरा है, सर्विसेज सेक्टर का रेट ऑफ ग्रोथ गिरा है, एग्रीकल्चर में थोड़ी साल बढ़त होगी क्योंकि मॉनसून ठीक है, लेकिन सेविंग्स इन्वेस्टमेंट 2007-8 के कंपैरिजन में गिर गया है। इन्फ्लेशन हाई है, फिस्कल डेफिसिट हाई रहता है, पर क्योंकि प्लान में कट किया इसलिए फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में है। तो सारे के सारे जो मैक्रो पैरामीटर्स हैं वो फेवरेबल नहीं है। उस कंपैरिजन में जबकि अमेरिका थोड़ी सी बढ़त अब दिखाया है पिछले 2 क्वार्टर से, है ना, तो इसलिए ये कंपैरेटिव सिचुएशन है। हाँ? तो ये जो अंदर की स्थिति खराब हुई है, उससे ऑलरेडी जो हमारे जो रुपए में वो एक गिरावट आ चुकी थी। आपने देखा था 2 साल पहले रुपया 44 रुपए तक पहुंच गया था, तो 2 साल से गिरा है। और खासकर जैसे कि आपने देखा कि 53 तक करीब पहुंच गया था मार्च में, और वो वहां पे स्टेबल रहा 6-7 महीने, और फिर मई से एकदम से तेजी से गिरा है। तो सवाल यह है कि अब जैसे चाइना को लीजिए, तो उनका रेमनी भी तो जो स्ट्रांग हो गया है, उनका रेमनी भी बढ़ गया है, बाकी और करेंसी से घटा है। क्यों? क्योंकि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज्यादा हो गया, और उसके पीछे तेल और सोना
ये दो बहुत बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रहे हैं और कैपिटल गुड भी एक फैक्टर रहा है, लेकिन सबसे बड़े फैक्टर्स ये रहे हैं। तो हमारी जो स्थिति खराब हुई है वो मेजॉरिटी हमारे इंटरनल कारणों से हुई है और एक्सटर्नल कारण ने उसको और कंट्रीब्यूट किया। लेकिन अगर इंटरनल स्थिति हमारी स्ट्रांग होती, क्योंकि 8% से हमारा रेट ऑफ ग्रोथ गिरते गिरते 4.5% पे आ गए, अगर वो 8% रहता तो आज गिरने की जगह जैसे चाइना में हुआ। अमेरिका को हर चीज के लिए इतना दोषी करा देना सही नहीं है, नहीं होगा। अपने दास गुप्ता, आप अग्री करते हैं इस बात से कि ये बात भी सही है कि अमेरिकन इकोनॉमी में कोई पहली चीज तो कोई उतना बड़ा रिवाइवल नहीं हुआ है और दूसरी चीज उतना लंबा रिवाइवल नहीं हुआ। ये बिल्कुल सही उन्होंने कहा कि ये 2 क्वार्टर्स का रिवाइवल, लेकिन उन्होंने उस प्रोसेस को सिग्निफिकेंटली पोजीशन किया है। देखिए, मैं ऐसे देखता हूं कि हमारी जो गिरावट आ रही थी, अब जो मेल्टडाउन है 2008 से जो शुरू हुआ, हमको फिस्कल स्टिमुलस सरकार ने दी, आरबीआई से मिली, उससे काफी ग्रोथ में उछाल आई। उसके बाद जो निकाल लेना चाहिए था, जो फिस्कल स्टिमुलस दिया है, अमेरिका जो अब कोशिश कर रही है जो टेपरिंग करके निकाल ले, वो हमने जब शुरू किया उससे प्रॉब्लम ये हुआ कि इन्फ्लेशन पहले ही बढ़ चुका था फिस्कल स्टिमुलस देते समय। अब सरकार और काफी एनालिस्ट जो अब कहते हैं कि हमारा जो प्रॉब्लम है मेनली एक्सटर्नल फैक्टर्स से है, ये मैं नहीं मानता। तो आप एक साइड पे कि आपके इंटरनल फिस्कल मैनेजमेंट की जो बात है, और मैं बार बार कोई व्यूअर्स को एक्सप्लेन करता रहता हूं, बताता रहता हूं कि जब आप फिस्कल मैनेजमेंट या फिस्कल स्टिमुलस की बात करते हैं, ये सब एक्चुअली होता क्या है, और उसमें बहुत मूल बात समझने की है कि जब आपका फिस्कल मैनेजमेंट खराब हो जाता है तो जैसा अशोक दास गुप्ता ने पॉइंट आउट किया, आप कोई ना कोई, अगर मैं सही शब्द कहूं तो एक इंजेक्शन देते हैं ताकि वो स्थिति थोड़ी सी बेहतर होती हुई नजर आए। तो आप ये कह रहे हैं कि एक्सटर्नल आर्ग्यूमेंट उतना ताकतवर नहीं है आपके हिसाब से? बात यह है, इन्फ्लेशन जब बढ़ना शुरू हुआ, सरकार उसको कम करने में कामयाब नहीं हुई। अब आरबीआई के पास मॉनिटरी जो कर सकते हैं वो है सिर्फ इंटरेस्ट रेट बढ़ाना ताकि लोग कम खर्च करें। पर मुश्किल हमारा ये हुआ कि हमारा इन्फ्लेशन का अगर बास्केट देखे, फूड इन्फ्लेशन सबसे ज्यादा था। और फूड इन्फ्लेशन में वो सिर्फ सीरियल, व्हीट एंड राइस नहीं, वो ग्रीन वेजिटेबल्स, पल्सेस, प्रोटीन रिच आइटम्स। अब इसके भी एनालिस्ट डिबेट करते हैं कि ये क्यों हुआ। कुछ कहते हैं कि लोगों का डाइटरी पैटर्न चेंज हो गया है, उनकी आमदनी ज्यादा हो रही है, इसीलिए उन्होंने सीरियल्स कम ले रहे हैं, ये सब ज्यादा ले रहे हैं, इसीलिए डिमांड सप्लाई मिसमैच है। वजह जो भी हो, नियंत्रण में नहीं आया। साथ ही साथ जो सरकार को स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने चाहिए थे, वो भी फॉर वट एवर रीजन ठप पड़ गया। जैसे प्रोफेसर साहब ने अभी बताया कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत हाई है। अगर आप बास्केट को देखें, अब देखिए तेल जो है, जो हम इंपोर्ट करते हैं, 80% इंपोर्ट करते हैं, इसमें और कुछ नहीं कर सकते हैं, जो भी प्राइस है हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। यह अलग बात है हम सब्सिडी ज्यादा रखते हैं या कंज्यूमर से निकालते हैं, दैट्स अ डिफरेंट मैटर। तो बाकी जो बास्केट में ऐड हुए हैं, एक हुआ है कोल। अब कोल क्यों ऐड हुआ है? क्योंकि हमारे यहां मेरे ख्याल 200 बिलियन टन ऑफ कोल है जो सैकड़ों साल चल सकते हैं, पर बिकॉज ऑफ एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स, बिकॉज ऑफ अदर थिंग्स आपको कोयला निकाल नहीं पाया अभी तक। अच्छा, इन्फ्लेशन हाई था। तो लोगों को जो बैंक डिपॉजिट में इक्विटी मार्केट डाउन थी, उनको रिटर्न्स नहीं मिल रहा था, रिटर्न्स नेगेटिव थे, तो लोग सोने पे गिर गए। इट इज एब्सोल्युटली लॉजिकल, क्योंकि लोग देश का बाद में देखते हैं, पहले अपना देखते हैं उन फंड्स क्या हालत है। एवरीबडी स्टार्टेड बाइंग गोल्ड। अब सोना became the next important item in the basket. No, but gold imports have been very high since 1997-98. They have reached above 800 tons per year, and they've been hovering between 800 tons and 1000 tons. मतलब कि सोने का इंपोर्ट हमारे देश में, लेकिन इधर सोने में उछाल भी आया, क्योंकि जब डॉलर वीक हुआ
तो सोना एक हेज का जरिया बन गया, तो लोगों ने सोने की तरफ आपको पॉइंट पर हम ताकि लोगों को समझ में आए। मेरे साथ आर्य शर्मा, फॉर्मर चेयरमैन ओएनजीसी के हर्ष रोंगटा और प्रकाश दीवान साहब मौजूद है। हर्ष रोंगटा, आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको लगता है, चूंकि अब ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की हम बात कर रहे हैं, अमेरिका में सुधार है, डॉलर वहां पर मजबूत हो रहा है, आपका रुपया गिर रहा है, तो फिर रास्ता आपके सामने है क्या? तो इसको अगर एक सिंपल भाषा में समझें तो आप समझ लें जैसे पुराने ज़माने में हमारे यहाँ ये इंडस्ट्रियल फैमिलीज हुआ करती थी, उसमें एक विंग जो था वो धनाढ्य होता था और एक विंग समझो इतना प्रोग्रेस नहीं कर पाता था। तो धनाढ्य विंग को हम अमेरिका मान लें और जो इतना प्रोग्रेस नहीं कर पाया था उसको इंडिया मान लें। तो कोई ज़माना था जबकि जो धनाढ्य देते थे, PL 480 का ज़माना था जब वो देते थे, उसके बेसिस पर काम चलता था। धीरे धीरे जब नई जनरेशन आई, पढ़ ली, तो उन्होंने बहुत ही तेजी से नया काम करना शुरू किया, तो लोगों का ध्यान गया और जो धनाढ्य विंग था वो थोड़े शीतल पड़ गए, थोड़े कॉम्प्लासेंट हो गए। तो लोगों का, जो बाहर के लोग इन्वेस्ट कर रहे थे, वो देख रहे थे कि ये इनके पेट में भूख है और ये काफी होशियार लोग हैं। तो पिछले 15 साल से 20 साल से हमको उसका बेनिफिट मिल रहा था कि ये नई स्मार्ट जनरेशन आई है। अब जो है प्रॉब्लम आने की वजह से जो धनाढ्य देश हैं और जो वो वाला विंग था, उन्होंने अपना परफॉर्मेंस सुधार लिया है। तो जो बाहर से पैसा लगा रहा है वो नेचुरली सोच रहा है कि वो शुरू से ही उसके पास पैसे थे और उन्होंने अपना परफॉर्मेंस भी सुधार लिया। जहां तक हमारा सवाल है, हम कॉम्प्लासेंट हो गए बहुत पहले ही, वहां तक पहुंचे ही नहीं, उसके बहुत पहले हम कॉम्प्लासेंट हो गए, ध्यान नहीं दिया। तो अब बाहर वाले लोग सोच रहे हैं कि वो पहले से ही और उन्होंने अपना परफॉर्मेंस भी सुधार लिया, उनको देते हैं। तो ये तो एक्सटर्नल हो गया, उन्होंने जो सुधार लिया उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते और वो अच्छी बात है क्योंकि उनके साथ हम ट्रेड भी करते हैं। लेकिन हमारा खुद का जो परफॉर्मेंस है, और उसमें भी अगर हम देखें तो ये जो पुअर वाला विंग है, इसमें भी गृहिणी है। अगर हम RBI को गृहिणी की श्रेणी में लाएं तो वो खर्चा कर सकती है, उसमें कटौती कर सकती है, उसमें थोड़ी काट कसौर कर सकती है, लेकिन जो कमा के लाने वाला है और जो मेजर एक्सपेंडिचर करना है, जो हस्बैंड है ऐसे कहा जा सकता है, अगर वो ही कमाई पूरी नहीं करेगा या खर्चे सही नहीं करेगा तो देयर इज वेरी लिटिल जो गृहिणी कर सकती है। तो मेरे ख्याल से अगर बहुत ही अच्छी बात है कि अमेरिका ने अपना परफॉर्मेंस सुधार लिया, लेकिन हमारा परफॉर्मेंस अगर हम नहीं सुधारेंगे तो इसमें स्थिति में इंप्रूवमेंट आना। आप तीनों लोगों ने शुरुआत रखा कि फिर अगर आप अपनी परफॉर्मेंस नहीं सुधारेंगे तो आपके घर चलाने का तरीका अगर दुरुस्त नहीं होगा, रोंगटा साहब आपकी भाषा में अगर कहूं, तो आप जो है वो पड़ोसी के घर को देखकर या पड़ोसी के घर की तरक्की को देखकर कुछ नहीं कर सकते। आर्य शर्मा साहब, चूंकि जब भी बात इस चीज की आती तो ऑयल एक ऐसा फैक्टर है जो इस डिस्कशन में, इस डिबेट में आता ही आता है। ऑयल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या कर पाएंगे? देखिए, ऑयल के पॉइंट ऑफ व्यू से कई चीजें हैं जिसमें जो है बहुत टाइम से सही निर्णय नहीं लिए जा रहे हैं। हमारी धीरे धीरे इंपोर्ट डिपेंडेंस बढ़ती जा रही है। अभी पेट्रोलियम प्रोडक्ट की जो प्राइसिंग की जो इनकी जो पॉलिसी है वो एडहॉक पॉलिसी चल रही है। मैं काफी समय से बोलता हूं कि ये देखिए, ये जो एडहॉकिज्म जो है ये हमारी जो हमारी इकोनॉमी के लिए आगे के लिए ठीक नहीं रहेगा। एक हमको निर्णय लिया जाए, कोई मैकेनिज्म लिया जाए। सरकार ने इसको मद्देनजर रखते हुए पहले एक बार रंगाराजन कमेटी बनाई थी, फिर उसके बाद में वो जो BK चतुर्वेदी कमेटी बनी, फिर ये डॉक्टर किरीट पारिक कमेटी बनी। इन सब ने अपने रिकमेंडेशन दिए, पर क्या हुआ, किसी भी कमेटी के रिकमेंडेशन की इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। तो एज ए रिजल्ट जो देखिए, किसी भी देश के लिए जो डिसीजन जो है, देयर आर टू इंटरेस्ट, वन इज इकोनॉमिक इंटरेस्ट, वन इज पॉलिटिकल इंटरेस्ट। और हमेशा ही जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट है वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट के कॉन्ट्ररी अगेंस्ट जाता है।
जो हमारे जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो कमेटी बनी है, सब ने रिकमेंडेशन दिए कि हमारे देश के फ्यूचर के हित में, हमारे जो प्रेजेंट के हित में और जो सही दिशा में इकोनॉमी को ले जाने के लिए जो निर्णय लिए जाने चाहिए, अनफॉर्चुनेटली वो निर्णय पॉलिटिकल एजेंडा से क्लैश होते रहे और जो भी पॉलिटिकल कंसिडरेशंस ऑलवेज हैड ओवरराइडिंग इफेक्ट। कभी किसी स्टेट गवर्नमेंट में इलेक्शन आना है, दाम नहीं बढ़ाइए, कभी दूसरी स्टेट में इलेक्शन आना है, अभी जो है जनरल इलेक्शन नजदीक आने वाले हैं। तो ये जो हम बोलते हैं इनडिसीजन की वजह से हालात धीरे धीरे इतने खराब हो गए, इतने बदतर हो गए हैं कि अभी इसको जो है संभालना किसी के लिए मुश्किल होता जा रहा है। आप ये देखिए, कोई चीज आप जो क्रूड ऑयल जो आज की तारीख में $115 प्रति बैरल जो ब्रेंट क्रूड का दाम हो गया है, उस पे आप इंपोर्ट करते हैं और जो प्रोडक्ट प्राइसेस हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा बिकॉज वो जो केरोसिन, एलपीजी, डीजल, इनमें जो सब्सिडीज वगैरह जो हैं, आप $115 के हिसाब से खरीदेंगे और इसी को $60 के हिसाब से बेचेंगे। जो अंडर रिकवरी जो हैं वो कैसे मैनेज होगी? शॉर्ट टर्म में तो आपने मैनेज कैसे जैसे तैसे कर लिया, लॉन्ग टर्म में कैसे मैनेज होगी? फूड सब्सिडी जो है, अभी जो निर्णय लिया गया कि ये जो फूड सिक्योरिटी बिल, आई हैव नो हेजिटेशन, मुझे कोई संकोच नहीं है बोलने में, दिस इज आउट एंड आउट पॉलिटिकल डिसीजन एंड एब्सोल्युटली जिस दिन इसका पार्लियामेंट डिसीजन हुआ, अगले दिन जो है आपने देखा रुपए में तकरीबन $2 से ज्यादा डॉलर के प्रति गिरावट आई। हमारा जो सेंसेक्स जो अंक वो 600-700 अंक कम हो गया जी। तो जब जरूरत है कि जब जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हमारे फेवर में नहीं है, एटलीस्ट हमारे इंटरनल फैक्टर्स डिसीजंस जो है सही दिशा में लिए जाएं और उसके बावजूद गलत दिशा में लिए जा रहे हैं जी। तो अभी आप लोग सब लोग मिलकर ये बात कर रहे हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आप लोग सब लोग मिलकर ये बात कर रहे हैं कि इन्वेस्टर कि आप अपने घर को पहले दुरुस्त करिए, उसके बाद एक्सटर्नल, क्योंकि आज मैंने ये तय किया था कि आज का कार्यक्रम मैं इस बात पर फोकस रखूंगा कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से, वहां की परिस्थितियों की वजह से आपकी इकोनॉमी क्यों इस तरह से इस हालत में, और आप सभी लोग ये मानते हैं, प्रकाश दीवान साहब आप भी ये मानते हैं कि आपको पहले अपनी परिस्थिति को दुरुस्त करने की जरूरत है, उसके बाद ये देखने की जरूरत है कि अगर अमेरिका में बेहतर अपॉर्चुनिटीज है इन्वेस्टमेंट की, अगर वहां पर रिकवरी है डॉलर की, अगर वहां के पिछले 2 क्वार्टर्स में ग्रोथ नजर आ रही है, तो स्वाभाविक है ये पैसा यहां से अमेरिका चला जाएगा। बिल्कुल, आप ये देखिए कि जो विदेशी संस्थाई निवेशक हैं, एफआईज हैं, उनके लिए हिंदुस्तान का मार्केट और कोई अन्य मार्केट की तरह है। जैसे हम अलग अलग क्षेत्र में पैसा लगाते हैं इंडिया में, वैसे ही सारी दुनिया में जब ये लोग देखते हैं कि कौन से मार्केट में सबसे अच्छा रिटर्न आ सकता है, इनका पैसा बेहतर तरह से लग सकता है, उस लिहाज से अगर हिंदुस्तान का मार्केट इस टाइप के रिटर्न्स देगा या नेगेटिव रिटर्न्स देगा, तो स्वाभाविक है कि ये अपने देश में जहां इंप्रूवमेंट होता है, जैसे ही इंप्रूवमेंट होना शुरू होता है, ये पैसा वहां पे वापस जाएगा। और जो हमने एफआईज का जो एग्जिट देखा है पिछले कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में, उससे हमारा मार्केट और भी तीव्रता से जो गिरा है, वो साफ जाहिर है कि जब यूएस इकोनॉमी अच्छा करने लगेगी तो आपको इमर्जिंग मार्केट्स का एलोकेशन कम होता हुआ दिखेगा, और उसमें अगर बाकी इमर्जिंग मार्केट्स की तुलना में अगर हम कहीं आगे नहीं निकल पाते, हमारा इंटरनल जो इशू है वही सॉल्व नहीं हो पाता है, इंटरनल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती, तो आई डोंट थिंक कोई चांस है हमारे पास कि कोई बाहर का पैसा हिंदुस्तान में आए और डेवलपमेंट या ग्रोथ के लिए मिल सके। तो आप ये कह रहे हैं कि फ्यूचर में भी ये परिस्थिति अगर रहेगी, उसके बाद में प्रोफेसर अरुण कुमार के पास आप कुछ कहना चाह रहे हैं। आप प्रकाश दीवान ये मानते हैं कि आप फ्यूचर में भी अगर यही परिस्थिति रही तो जिस तरह का आप नेगेटिव मूवमेंट एफआईआईज का देख रहे हैं, ये ऐसे ही कंटिन्यू करेगा, ये ऐसे ही बना रहेगा? बिल्कुल, अगर आप देखिए जीडीपी ग्रोथ हमारी जो आज सबसे लोएस्ट 4 साल में जो आंकड़ा आया है 4.2% का, अगर इस लेवल पर रहा या इससे कम हो चुका है, तो मैं नहीं समझता कि हम बाकी इमर्जिंग मार्केट जैसे ब्राजील है, मेक्सिको है, उनके साथ कम्पीट कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे जो अर्थव्यवस्था है वो वीक होने के बावजूद भी
पहल जरूर उन्होंने ली है कि अपने करेंसी को बचा सके, इंप्रूवमेंट कर सके, रिटर्न्स दे पाए। और अगर पॉलिटिकली अगर आप देखें तो हम उस स्थिति पे है, उस स्टेज पे है जहां पे ये सब इंप्रूवमेंट करना और भी गवर्नमेंट के लिए मुश्किल होता हुआ दिख रहा है। तो मैं समझता हूँ आप सब लोगों की तरफ से समाप्त करके अरुण जी माफी चाहूंगा, एक्सप्लेन करना चाहूंगा, जिससे मैं आपसे हमेशा कहता हूं इस प्रोग्राम न्यूज पॉइंट के जरिए कि इसको बड़ी बड़ी भाषा, बड़ी बड़ी जार्गनिज्म जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं ना समझिए, हम कोशिश करते हैं और यही मेरी जिम्मेदारी है आपके प्रति कि इसको सरलता से आपको एक्सप्लेन कर सके। अभी तक का जो व्यूज पैनल से निकल कर आया है वो ये निकल कर आया है कि अभी तक सरकार अपने आंतरिक मसलों को, अपने आंतरिक आर्थिक फैसलों को सुधार नहीं पाई है, सही नहीं कर पाई है। और इन सब की परिस्थिति में अमेरिका में सुधार हो रहा है, वहां पर डॉलर मजबूत हो रहा है। तो जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं, यानी कि जो वो नए बाजार हैं जहां पर लोग निवेश करना चाह रहे थे, वो निवेश इन इमर्जिंग मार्केट्स में, जिसमें कि हम भी आते हैं, हिंदुस्तान भी आता है, वो निवेश कम हो रहा है। इसीलिए आपके अपने बाजार पर यहां पर असर हो रहा है। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स शुरुआत में इस पैनल के निकल कर आए। मैं उम्मीद करूंगा कि मैंने जो कहा है वो थोड़ा आप लोगों को अच्छे से समझ में आया। प्रोफेसर आप जी हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अभी भी भारत की अर्थव्यवस्था 4.5% पे ग्रो कर रही है, जबकि यूरोजोन अभी रिसेशन से निकला है और अमेरिका में 1.7 और 2% के बीच की ग्रोथ है। तो हमारी ग्रोथ अभी भी बेहतर है। तो इसमें और क्या कारण है जिसकी वजह से हम ये पीछे धक्का गए? सबसे पहली बात पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, डिसीजन मेकिंग एकदम नहीं हो रहा है, उसके चलते हुए इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा बाहर से भी और हमारा भी इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। दूसरी बात, जो काला धन जो कमाते हैं वो तेजी से हवाला से पैसा निकाल रहे हैं, वो अंडर इनवॉइसिंग ऑफ एक्सपोर्ट, ओवर इनवॉइसिंग ऑफ इंपोर्ट करके पैसा निकाल रहे हैं और उसके चलते हुए करंट अकाउंट डेफिसिट और बढ़ जाता है। जो अभी आपने देखा कि सरकार ने दबाव डाला कि एक्सपोर्टर्स जब पैसा तेजी से लाएं इकोनॉमी में, क्योंकि वो पैसा ला नहीं रहे थे और उससे हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा था। तो ये एक और वजह है जिसकी वजह से हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है और ट्रेड डेफिसिट है वो ज्यादा बढ़ गया था, जिसके ये फिर फाइनली हम अपनी अर्थव्यवस्था को कंज्यूमरिज्म पे चला रहे थे कि आप ज्यादा से ज्यादा खपत करिए, तो आप ज्यादा ऑटोमोबाइल चलाइए, ज्यादा एनर्जी का एक्सपेंडिचर करिए। ये जो कंज्यूमरिज्म का मॉडल है, इसकी अब वजह से ये हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ गया है, क्योंकि हमारा इंपोर्ट कंज्यूमरिज्म जो है उसका बहुत बड़ा मॉडल आपके इंपोर्ट पर डिपेंड है, तो वो इंपोर्ट पर आधारित है। तो ये जो चीजें हैं, ये लॉन्ग टर्म फैक्टर्स और कुछ शॉर्ट टर्म फैक्टर्स, इनकी वजह से भी अर्थव्यवस्था और कमजोर हुई, हमारा रुपया और कमजोर हुआ और जो बाहर की अर्थव्यवस्थाएं उनके तुलना में हम कमजोर नजर आने लगे। हालांकि हमारी ग्रोथ अभी भी सेकंड हाईएस्ट है वर्ल्ड में आफ्टर चाइना, 4.5%। अशोक दासगुप्ता, एक जर्नलिस्ट के तौर पर जब आप ये सुनते हैं, पढ़ते हैं कि साहब इंडिया की जो छवि थी, जो बनी थी पिछले एक दशक में, हम आराम से कह सकते हैं, आप और हम सब इस मुल्क के बाहर ट्रैवल करते हैं, उसमें पिछले 1.5 साल में डेंट आया, लोगों की सोच में ये क्वेश्चन मार्क लगा, ये डाउट आया, ये शंका आई कि क्या वाकई ये वो इमर्जिंग मार्केट है जिसमें आप आना चाहेंगे। सोच के बाद आर्थिक हालात और बदले, खिलाफ हुए और फिर जैसा कि प्रकाश दीवान साहब ने कहा, लोगों ने कहा कि जहां बेहतर सुरक्षित ग्रोथ का इन्वेस्टमेंट है हम उधर चले जाते हैं। इसलिए चैलेंज अभी भी ये सबसे बड़ा मौजूदा सरकार का, या जो भी सरकार आती है। बिल्कुल, पर आप जो कह रहे हैं सोच पहले आई या हालात खराब हुए, मैं कहूंगा कि सोच पहले नहीं आई, हालात खराब हुए उसके बाद सोच आई। पॉइंट बिल्कुल। क्योंकि अगर आप देखें, मैं ये फिस्कल स्टिमुलस की बात कर रहा था, जब फिस्कल स्टिमुलस दी गई, सरकार ने दी, आरबीआई ने भी इंटरेस्ट रेट ईज किए, ग्रोथ हमारा 9.3% तक गया था एवरेज, अगर आप ले वो 4 साल का। उस टाइम पे सब कहने लगे, सरकार भी ऑब्वियसली, कि देखिए हमारा इकोनॉमी कैसे तरक्की कर रही है, अब हम शायद चाइना को भी बीट कर जाए। पर उस टाइम पे जो पॉलिसी डिसीजंस लेने चाहिए थे वो सरकार नहीं ले पाई। अभी शर्मा साहब ने बोला तेल के दाम, ये तेल के दाम जो मार्केट रेट्स में बेचने की बात है, सच बात है कि पॉलिटिकली इम्पॉसिबल है। आप सोचिए, डीजल अगर 12 लीटर बढ़ाया जाए, सही बात है, इन्फ्लेशन कहां जाएगा? वो छोड़िए, पर उस टाइम 2008, 9, 10
जो एक स्कैम का माहौल चल रहा था, जिसके वजह से सरकार बिल्कुल एकदम कोई डिसीजन नहीं ले पाई। ना ब्यूरोक्रेट्स ने डिसीजन लिया कि अगर मैं जो पॉलिसी डिसीजन ले रहा हूं, हाँ सही, वो पॉलिसी पैरालिसिस के लोग कहते हैं कि ये अगर कोई अफसर उस तरह की नेगेटिव स्थिति हो में जाए कहता तो था ये कि मेरे ऊपर मैं फैसले पड़ेगा। नहीं लूंगा ताकि ये Uncertainty फैसले बढ़ का कल को मेरे ऊपर असर ना आ जाए। अनसर्टेनिटी बढ़ गई। पर हमारे इन्वेस्टर्स, हमारे कॉर्पोरेट्स, बाहर के लोग भी यही सोचते रहे कि कभी ना कभी ये डिसीजन आएंगी और सब ठीक ठाक हो जाएंगे, पर ये जो पीरियड है बहुत ज्यादा लंबा हो गया। अब इलेक्शन में इंटरेस्टिंग पॉइंट आप कह रहे हैं कि सोच पहले उतनी खराब नहीं थी, माहौल देखकर सोच नेचुरली बदल गई। उनको लगा कि नहीं सुधर रहा है सब कुछ। हर्ष रुंगटा, आप इस बात से एग्री करेंगे कि शुरुआत में आपने बड़ा बढ़िया उदाहरण दिया कि एक अमीर घराने का और उसी के एक परिवार के हिस्से के गरीब घराने का एक गृहिणी अपना घर कैसे चलाती है अगर जो मेन अर्निंग मेंबर जो है वो पैसा सही तरीके से ना कमाए और ना लगाए। मेरा पॉइंट ये है कि यहां पर पैसा ना लगाने ना कमाने की बात नहीं है, यहां पर बात यह है कि जिनको पैसा कमाने की प्रक्रिया में फैसले लेने थे वही कलम रोककर बैठ गए। हाँ बिल्कुल। तो हमने जैसे मैंने कहा कि कोई स्पोर्ट्समैन है वो अगर स्टेरॉइड्स ले लेता है और उसका परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो उसको लगने लगता है कि मैं वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्समैन हो गया। लेकिन स्टेरॉइड्स से बहुत नुकसान होते हैं। जो फिस्कल स्टिमुलस था, जब गवर्नमेंट ने टैक्स में छूट दी और कई हमारे जो ब्याज की रेट्स वगैरह कम हुई, वो स्टेरॉइड्स पे हमारी इकोनॉमी थी 9% भी टच कर गई। लेकिन स्टेरॉइड्स को कभी ना कभी विड्रॉ होना था और इस स्टेरॉइड्स के परफॉर्मेंस के चक्कर में जो डिसीजंस हमने लेने चाहिए थे ताकि स्टेरॉइड्स निकालने के बाद भी हम उस रेस में कम से कम बहुत आगे नहीं रहे हैं तो बहुत पीछे भी नहीं रहे, तो उस स्टेरॉइड्स के चक्कर में हमने वो डिसीजंस नहीं लिए। हमको ये लगने लग गया कि ये स्टेरॉइड का परफॉर्मेंस नहीं है, या हमारा खुद का परफॉर्मेंस है। और ये जो सारे डिसीजन हमने नहीं लिए, अब उसको लेना एक साथ में इतने डिसीजंस वो हो चुके हैं, चाहे पेट्रोल का मामला हो, चाहे ब्याज की दरों का मामला हो, मतलब अब ऐसा हो गया कि इस तरफ कुआं है और उस तरफ खाई है। तो वेरी क्लियरली आई थिंक ये जो वो 2 या 3 साल हमने स्टेरॉइड्स पे गुजारे, अब वो आके हमको हॉन्ट कर रहे हैं, वो डिसीजंस हमको हॉन्ट कर रहे हैं। और अब इसमें से निकलने के लिए मेहनत हमको डबल करनी होगी और बहुत ही टफ मेडिसिन लेनी होगी और उससे काफी पेन होगा। आर एस शर्मा जी, रुंगटा साहब का कह रहा है कि आप स्टेरॉइड्स पे थे, अब स्टेरॉइड्स की स्थिति नीचे आ गई है तो इसीलिए आपको अब चाहिए मेडिकेशन, आपको चाहिए दवाई, और ये होगी कड़वी दवाई जो आपको पीनी पड़ेगी। आप ऑयल को एक्सप्लेन कर रहे थे, आप ओएनजीसी के चेयरमैन रहे हैं। मेरा पॉइंट है कि क्या ये मुल्क जो कि सोशियो पॉलिटिकल और सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर से गवर्न होता है, हम सब जानते हैं सियासत, और मेरा ये मानना है एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर कि हम सियासत और अर्थशास्त्र को बहुत दूर रख के नहीं देख सकते, क्या फिर वो डिसीजंस लिए जाएंगे? क्या वो कड़वी दवाई पिलाने की कोई सरकार हिम्मत कर पाएगी? मैं थोड़ा सा रुंगटा जी से थोड़ा सा मैं डिफर करूंगा। प्लीज प्लीज। उन्होंने बताया कि हमारी इकोनॉमी जो है वो स्टेरॉइड्स पे चल रही थी। मैं समझता हूं कि हमारी इकोनॉमी बिल्कुल फंडामेंटल्स के हिसाब से ठीक चल रही थी। जब 2008 में जब ग्लोबल इकोनॉमिक मेल्टडाउन हुआ, उस वक्त हमारी जो फंडामेंटल्स ऑफ आवर इकोनॉमी, इनफैक्ट हमने पूरे विश्व को, पूरी दुनिया को दिखा दिया कि हमारे फंडामेंटल स्ट्रांग हैं, हम जो है ग्लोबल मेल्टडाउन से नहीं डरते हैं। और उस वक्त भी 2008 में भी हमारी जो इकोनॉमी 8% की दर से जो ग्रोथ हुई। तो मैं समझता हूं कि जरूरत जो उस वक्त जो पॉजिटिव सेंटीमेंट्स बने हुए थे, जो सही निर्णय हो रहे थे, जो सेंटीमेंट्स ठीक बने हुए थे, जो ओवरसीज इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस यहाँ बना हुआ था, उसको बरकरार रखना बहुत जरूरी था। और उसके लिए इस बात में रुंगटा जी से मैं पूरी तरह सहमत हूं, उसको बरकरार रखने के लिए जो रिफॉर्म्स बेस्ड जो डिसीजन लेने चाहिए थे वो नहीं लिए गए, और धीरे धीरे जो सेंटीमेंट्स पॉजिटिव नेगेटिव में होते गए। हमको देखिए, एक चीज मैं बड़े साफ तौर से कहूंगा, हमारी इकोनॉमी
जितनी भी इमर्जिंग बड़ी इकोनॉमीज है सबसे ज्यादा वल्नरेबल इकोनॉमी है। हमारा जो करंट आरिश शर्मा साहब, मैं 4 महीने के आंकड़े की देखे बात को मैं छोटे से ब्रेक के बाद आगे बढ़ाऊंगा, ताकि मैं जैसे मैं कोशिश करता रहता हूं अपने इन विषय के प्रोग्राम से जुड़ा हुआ प्रोफेसर अरुण कुमार जानते हैं मैं लगातार इन विषयों पर चर्चा करता हूं ताकि आपको एक्सप्लेन करता रहूं। मैं छोटे से ब्रेक ले रहा हूं। अभी तक की जो बात इस प्रोग्राम में न्यूज पॉइंट में निकल कर आई वो 3 मुद्दों पर टिकी हुई है। पहली कि हमें अपनी आंतरिक स्थिति को बेहतर करना है। दूसरी है कि अगर अमेरिका का डॉलर मजबूत हो रहा है, वहां की आर्थिक नीतियां मजबूत हो रही हैं, तो लोग उसकी तरफ आकर्षित होंगे। और तीसरी, अगर निवेशक जो है वहां की तरफ आकर्षित हो रहा है तो नेचुरल है, स्वाभाविक है कि जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं, यानी कि जो नई अर्थव्यवस्थाएं पैदा हो रही थी, जिनकी तरफ ये इन्वेस्टर आ रहा था, वो वहां से हटेगा। मैं आरिश शर्मा साहब की बात को ही लेते हुए वापस आऊंगा उसी पॉइंट पर। तो फिर क्या वाकई दवाई कड़वी अगर नहीं भी है तो उसका बॉटल बदलने की जरूरत है? हम उस पॉइंट पे आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक में से पहले हम बात कर रहे थे आरिश शर्मा साहब से। हाँ सर, अपना पॉइंट आप पूरा कर सकते हैं प्लीज। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि हमारी जो इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी, जितनी इमर्जिंग इकोनॉमी है उससे सबसे ज्यादा वल्नरेबल है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी सिक्योरिटी। हमारा 80% हमारी जो खपत तेल पदार्थों की यहाँ होती है वो इंपोर्ट डिपेंडेंट है, और उसका जो लगातार जो है तेल के दाम भी जो है बढ़ते जा रहे हैं, और उसका जो इफेक्ट करंट अकाउंट डेफिसिट पे भी पड़ता है, एक्सचेंज रेट पे भी उसका इम्पैक्ट आ रहा है। तो जो जरूरत थी कि जो फंडामेंटल हमारे किसी तरह से हमारे देश में अपना जो तेल और गैस का उत्पादन उसको बढ़ाया जाए, कोल का उत्पादन बढ़ाया जाए, ये फंडामेंटल चीजें थी। इनके इस दिशा में सही डिसीजन लिए जाने चाहिए थे। फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आनी चाहिए थी, और अगर सेंटिमेंट्स पॉजिटिव होते, एफडीआई इन सेक्टर्स में आती, पोर्टफोलियो इनफ्लोज होता, तो उसका जो इम्पैक्ट जो करेंसी के ऊपर जो इतना इम्पैक्ट इतना नेगेटिव नहीं होता, करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा बेहतर होता, और जो कि पहले 2008-2009 तक ठीक चल भी रहा था जी। बट ये इनडिसीजन की वजह से, निर्णय नहीं लेने की वजह से सब नेगेटिविटीज धीरे धीरे जो है खराब होती चली गई। वो नेगेटिविटी जो आई परसेप्शन के दासगुप्ता, आपको क्या लगा? क्योंकि आपने शुरुआत में कहा था फिस्कल स्टिमुलस के पॉइंट को रखा था कि एक तरह से पुश दिया गया और उसके बाद वो परिस्थिति बदलने लगी। जब आप ये जान रहे हैं कि वाकई एक्सटर्नल फैक्टर का आप कुछ कर नहीं सकते, जो बाहर की परिस्थिति है उसका आप कुछ कर नहीं सकते, आप जो कर सकते हैं वो अपनी आंतरिक परिस्थितियों का ही कर सकते हैं, तो फिर आपके सामने चॉइसेस क्या हैं, विकल्प क्या हैं? देखिए, अभी अगर आप अभी की बात करें, आप जितना भी कोशिश कर लें, आप पॉलिसी जो आपने 2.5-3 साल में नहीं ली, वो अब अभी रश थ्रू भी करे तो आप वापस बेटर परिस्थिति में आना काफी मुश्किल है। थोड़ा सा इंचिंग अप होगा ग्रोथ का। मेन जो कारण है वो है अभी एक क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस। अगर आपके डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ही जो एक्सपेंशन करने वाले थे, कैपेसिटी और क्रिएट करने वाले थे, काफी ऐसे हैं जिन्होंने बैंक से उधार लिया है पर उसके बाद वो सेटअप नहीं कर सके क्योंकि डिमांड नहीं था। और डिमांड क्यों नहीं था? क्योंकि लोगों ने डिस्क्रिशनरी जो स्पेंडिंग है वो बंद कर दिया। एक इंटरेस्ट रेट हाई थी और दूसरी उनकी आमदनी जितनी थी उस हिसाब से इन्फ्लेशन के वजह से वो खर्च नहीं कर पा रहे थे। अब ये जो है एक्सेस कैपेसिटी बनाना बेकार है, उन्होंने भी नहीं किया, उनके भी लोन्स कॉस्टली हो गए। तो ये जो एक साइकिल शुरू हुआ, आप उसको बीट नहीं कर पाए, एक विशेष साइकिल है, वो चक्र घूम रहा है, करना काफी मुश्किल है। आप उस चक्र को दूसरी बार तोड़ नहीं पा रहे। दूसरी बात, अभी जो इलेक्शंस आ रहे हैं 2014 में, आप एफडीआई के दरवाजे खोल दिए हैं, अभी तक कुछ नहीं आया है। आपने ये अभी पेंशन फंड्स आज ही आपने लोकसभा में लेजिस्लेशन अप्रूव किया है, पास किया है। राज्यसभा को करना है
पर मुझे लगता है इसका फायदा इमीडिएटली नहीं होगा, क्योंकि अब इसकी दूसरी एक पहलू आ गई है जो इलेक्शन के बाद है। लोग सोच रहे हैं कि नेक्स्ट गवर्नमेंट आके क्या करती है, वो उनको let's पता नहीं। wait for the elections। हमें तो सिर्फ 2 मिनट का समय है। प्रोफेसर कुमार, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, 2 तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं, एक तो बाहर से आते हैं और एक प्राइवेट सेक्टर के होते हैं और फाइनली पब्लिक सेक्टर के। तो इस समय अनसर्टेनिटी का माहौल है, पॉलिटिकली क्या होने वाला है, कैसे डिसीजन मेकिंग होगा। तो आज प्राइवेट सेक्टर और एक्सटर्नल कैपिटल तो बहुत ज्यादा तादाद में आएगा नहीं। आपको पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा, उनके रिजर्व्स बहुत हैं, लेकिन आपने अपना फिस्कल डेफिसिट काटा है प्लान को कट करके और कैपिटल एक्सपेंडिचर को कट करके। तो कि जो सोल्यूशन सरकार ने सोचा वही एक प्रॉब्लम बन गया है, क्योंकि जब तक कि आप इन्वेस्ट ज्यादा नहीं करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर में और तरह से, तब तक ये स्टिमुलस आएगा नहीं, इकोनॉमी में रेट ऑफ ग्रोथ नहीं बढ़ेगी। प्रकाश दीवान और हर्ष शुंगटा साहब, मेरे पास सिर्फ 1 मिनट का समय, लास्ट एक क्विक कमेंट आपसे लेना चाहूंगा। पहले प्रकाश दीवान साहब आपसे, मार्केट्स जो है ये क्या इसका भी बहुत गंभीर आकलन कर रही है, जो सियासी स्थिति, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो नजर आती है कभी कभी? बिल्कुल, जब तक ये क्लियर नहीं है कि किस प्रकार की सरकार आएगी और किस प्रकार की पॉलिसी उस सरकार से अपेक्षा की जा सकती है, मैं नहीं समझता विदेशी निवेशक इतने उत्साही होंगे हमारे मार्केट में पैसा लगाने का। पर हाँ, ये है कि इलेक्शन से पहले अगर कहीं क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस को सॉल्व करने के कुछ कदम उठाए जाए आरबीआई की तरफ से, सरकार की तरफ से, तो हो सकता है ये जो बाहर निकलता हुआ पैसा है ये कहीं ना कहीं थम सकता है और वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी विदेशी निवेशक अडॉप्ट कर सकते हैं। हर्ष शुंगटा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का कितना असर अभी भी है लोगों के जहन में, दिमाग में? और इंस्टेबिलिटी से मेरा मतलब ये नहीं कि कोई इंस्टेबिलिटी है कि किस तरह की सरकार आए या क्या अगले चुनाव में होगा। बिल्कुल बहुत असर पड़ता है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का। अगेन एक हमारे भारतीय परिवेश में अगर एक मैं एग्जांपल दूं, अगर संयुक्त परिवार में जो परिवार का मुखिया है उस पे कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो सही निर्णय ले रहा है, सब लोगों को साथ में लेके चलने की कोशिश कर रहा है, जब उस पे से भरोसा उठ जाता है तो लोग अपनी अपनी सोचने लगते हैं और एंटायर परिवार सफर होता है। आज वो कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम है और लोगों को ये भी लग रहा है कि मुखिया अपनी सीट बचाने में लगा हुआ है, वो सही डिसीजन लेने में नहीं लगा हुआ है। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। माफी चाहूंगा, आज मेरे पास सिर्फ इतना ही समय था। जाते जाते एक बात जरूर बोलूंगा, मैंने आज तय किया था कि जैसे मैंने कहा कि मैं मौजूदा क्राइसिस के अलग अलग परिवेश पर, अलग अलग डायनामिक्स पर चर्चा कर रहा था। इंपोर्ट, रुपी के बाद ये सब इंटरलिंक्ड है एक दूसरे से। मैं आज जो दुनिया की परिस्थिति है उस पर चर्चा कर रहा था, लेकिन जो सार निकलकर इस डिस्कशन का आया है वो ज्यादा इस तरह इस बात पर इशारा करता है कि ग्लोबल सिचुएशन चाहे जैसी हो, अमेरिका में सुधार चाहे जैसा हो, पहले आपको अपना घर दुरुस्त करना पड़ेगा, उसके बाद आप ये सोच सकते हैं कि बाहर की परिस्थितियां आप पर कितना और कैसा असर डाल रही है। फिलहाल मेरी ओर से इतना ही। नमस्कार।